Okay. Moving towards the next part of our chapter. आज अपन कार्डियक साइकिल कंप्लीट कर देंगे। कार्डियक साइकिल समझने के लिए मैंने तुमको दो चीज़ें बताई थी याद रखने को, कि वो दो चीज़ें अपने को पता रहनी चाहिए। कौन सी? एक तो ये कि हार्ट में जो दोस्ती होती है वो राइट साइड की एक दूसरे के साथ दोस्ती और लेफ्ट साइड की एक दूसरे के साथ दोस्ती, ऐसा नहीं होता है। दिस इज रॉन्ग। दोस्ती कैसे होती है? एट्रिया की दोस्ती है एक दूसरे के साथ, वेंट्रिकल्स की दोस्ती है एक दूसरे के साथ। फिर ये इम्प्योर है, ये प्योर है, डजेंट मैटर। ये इम्प्योर है, प्योर है, डजेंट मैटर। दोस्ती दो वेंट्रिकल्स की रहेगी और दो एट्रिया की रहेगी, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने तुमको याद रखने के लिए बोला था कि ब्लड जाता कहाँ पे है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला हुआ ब्लड सीधा जाएगा राइट वेंट्रिकल में, है ना। यहाँ पर वो स्टोर्ड नहीं रहता है जैसा अपने को 10th स्टैंडर्ड में लगता था, वैसे ऐसा नहीं होता है कि वो स्टोर्ड है, ठीक है। इट इमीडिएटली मूव्स डाउन इन द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि इसके बेस पे ये मतलब एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम में ट्रैप डोर है जो अंदर की तरफ खुल जाएगा। तो जैसे ही ब्लड आएगा, ब्लड के प्रेशर से वो खुल जाएगा और ब्लड अंदर चले जाएगा। ब्लड यहाँ पर जमा नहीं रहने वाला, तो यहाँ से निकलने वाला ब्लड सीधा राइट वेंट्रिकल में जाता है, बराबर। और ऐसा एक और चीज है जो अपने को पता रहनी चाहिए कार्डियक साइकिल के लिए, दैट इज द कैरेक्टर्स ऑफ कार्डियक मसल्स, ठीक है। ऐसा क्यों है, मतलब स्पेशली वो पहला पॉइंट, नॉट द सेकंड वन, पहला पॉइंट की दोस्ती जो है वो एट्रिया की है और वेंट्रिकल्स की है एक दूसरे के साथ। ऐसा क्यों है? तो कैरेक्टर्स ऑफ कार्डियक मसल्स के कारण, ठीक है। कार्डियक मसल जो है ना वो सिंसिशियम है। मैंने तुमको सिंसिशियम का मतलब बताया था कि इंडिविजुअल सेल्स है लेकिन वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गया, उनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गया, लेकिन न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज नहीं हुआ। सिर्फ सीन मतलब फ्यूजन, साइटो मतलब सेल, सिर्फ सीन साइटो अगर हो गया तो उसको अपन बोलेंगे सिंसिशियम, बराबर है। तो ऐसा ही कुछ कार्डियक मसल्स के साथ होता है, लेकिन गैमिट्स फ्यूजन होने के वक्त जैसा फ्यूजन होता है वैसा वाला फ्यूजन नहीं होता है। मतलब गैमिट्स में क्या होता है, ये दो अलग है, ये दोनों फ्यूज होके पूरा एक बन गया, इनका पूरा प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पूरा ही मर्ज हो गया। वैसा नहीं होता है। इनमें बस क्या होता है कि एक सेल है, उसके बाजू में दूसरा सेल है, तो इनके बीच में ये जो वॉल है ना, ये वॉल में रहता है गैप जंक्शन। इस वॉल में रहता है गैप जंक्शन, ठीक है, गैप जंक्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज कम्युनिकेशन जंक्शंस, कम्युनिकेशन जंक्शन, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रेजेंट रहती है इंटरकैलेटेड डिस्क, इसमें प्रेजेंट रहती है इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है। वैसे 11th 12th के लेवल पे तो अपन ये बोलते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क मतलब ही गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन और कम्युनिकेशन जंक्शन और इंटरकैलेटेड डिस्क। तो इंटरकैलेटेड डिस्क के कारण क्या होता है, ये एक टाइट जंक्शन का ही प्रकार है, ठीक है। दिस सेल्स आर टाइटली अटैच्ड टू ईच अदर। टाइट जंक्शन से क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स एक दूसरे को अटैच रहते हैं, बराबर है। ब्लड सेल्स जो है वो तो एक दूसरे के साथ अटैच रहनी नहीं चाहिए। अटैच कौन रहना चाहिए? एपिथेलियल सेल्स। तो दे आर अटैच टू ईच अदर बाय विद द हेल्प ऑफ टाइट जंक्शन। तो ये भी टाइट ही है, ये दोनों मूव नहीं हो सकते, सेल्स एकदम टाइटली अटैच्ड है, लेकिन बीच में एक गैप है, ठीक है, इंटरकैलेटेड डिस्क है। तो इसके थ्रू क्या होता है, छोटे मोटे आयंस वगैरह इस सेल से इस सेल के साइटोप्लाज्म में और इस सेल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर हो सकते हैं। जैसे पेड़ों में प्लाज्मोडेस्माटा रहता है ना, वैसा। तो छोटे मोटे आयंस और वाटर वगैरह तो इधर से इधर कर ही रहा है। मतलब इसका साइटोप्लाज्म और इसका साइटोप्लाज्म तो एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस है। ऐसा थोड़ी है कि इसके साइटोप्लाज्म में अगर अपन ने एक H2O का मॉलिक्यूल डाल दिया सच दैट H2O का जो ऑक्सीजन है वो रेडियो एक्टिव है, तो हो सकता है थोड़ी देर के बाद H2O का मॉलिक्यूल अपने को इधर मिल जाए, रेडिएशन अपने को ये सेल से मिलना चालू कर दे, गैप जंक्शन में से वो इधर आ गया। ऐसा हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि
बीच में जंक्शन है, तो साइटोप्लाज्म हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इनका साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, बराबर है। तो इनका साइटोसिन है, फ्यूज्ड है, लेकिन न्यूक्लिया इनका अलग अलग है। इसका न्यूक्लियस इधर अपना अलग रहेगा, इसका न्यूक्लियस अपना अलग रहेगा। न्यूक्लिया दोनों सेल्स के अलग अलग है, न्यूक्लिया नहीं फ्यूज हुए, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है। फ्यूज हुआ है मतलब ऐसा दो लोग फ्यूज होकर एक सेल बन गया है क्या? नहीं, लेकिन साइटोप्लाज्म कंटिन्यूअस है, तो इसको अपन बोलेंगे सिंसिशियम। ठीक है, तो हार्ट में 2 प्रकार के सिंसिशिया रहते हैं। इसका और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मुझे तुमको लिखवा कर देने थे, अपन ने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पूरा नहीं देखा था, मैंने बोला था बचा हुआ अपन हार्ट के वक्त देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास गाइडन अभी है नहीं, और वो चीजें जो मेरे को तुमको लिखवानी है वो सिलेबस के हिसाब से नहीं लिखवानी, एग्जाम में नहीं आएगा उसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन तुमको कंसेप्ट तुम्हारी क्लियर होगी इसलिए लिखवाना है। तो जब अपने क्लासेस चालू हो जाएंगे तो मैं गाइडन से स्कैन करके तुमको उतना पोर्शन दे दूंगा। ठीक है, अभी इतना बस ध्यान रखेंगे कि सिंसिशियम है, ठीक है, ऐसा वाला नहीं है कि मतलब 2 सेल्स फ्यूज हो गए, कैरियोगैमी जैसा होता है फंगस में, इसका अपना हैप्लॉइड अलग, इसका अपना हैप्लॉइड अलग, ऐसा वाला नहीं है। ऐसा पूरा फ्यूज होके एक सेल नहीं बना है, सेल्स अभी भी अलग अलग ही है, उनके बीच में वॉल है अभी भी, लेकिन वो वॉल में छेद होने के कारण, गैप होने के कारण उनके दोनों के साइटोप्लाज्म कैसे है? कंटिन्यूअस है, इसलिए उसको अपन बोलेंगे सिंसिशियम। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। अब दूसरी चीज, 2 टाइप्स ऑफ सिंसिशिया। सिंसिशियम का प्लूरल रहेगा सिंसिशिया, है ना। 2 टाइप्स ऑफ सिंसिशिया आर प्रेजेंट इन द हार्ट। एक है एट्रियल सिंसिशियम और दूसरा है वेंट्रिकुलर सिंसिशियम। एक है एट्रियल सिंसिशियम और दूसरा है वेंट्रिकुलर सिंसिशियम। मतलब इसमें क्या रहेगा कि जो राइट एंड लेफ्ट एट्रिया है वो पूरा एक कंटिन्यूअस सिंसिशियम है, भले ही उनके बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम है, आई अग्री, 2 एट्रिया के बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम है, 2 एट्रिया के बीच की दीवार बिल्कुल है, लेकिन उनके सेल्स आर एक्चुअली कंटिन्यूअस, मतलब उनका साइटोप्लाज्म। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि एक एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ और दूसरा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्यों? देखो, कॉन्ट्रैक्शन मतलब बेसिकली क्या, वही अपना मसल कॉन्ट्रैक्शन वाला जो अपन ने लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ा हुआ है ना। वो कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? क्योंकि मैसेज आएगा। मैसेज किस फॉर्म में आता है? इलेक्ट्रिकल स्टिम्युलस के फॉर्म में आता है ना। मतलब Na+K+ चैनल्स ओपन होते हैं, ये सब चीजें होती है, Ca2+ रिलीज होता है ER में से, फिर वो जाके ट्रोपोनिन को खोलता है, ये सब चीजें होती है। तो खेल पूरा आयंस का है ना। कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपने को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन चाहिए। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन क्यों? क्योंकि आयंस की इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स, आयंस की मूवमेंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जो भी है वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, और जो भी आयंस की जो मूवमेंट होती रहेगी सेल्स में, वो सिर्फ एक सेल में आयन की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, क्योंकि बीच में गैप जंक्शन होने के कारण आयंस विल डेफिनेटली पास फ्रॉम वन सेल टू अदर। तो इधर अगर कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है तो इधर भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो पूरा का पूरा दोनों एट्रिया, राइट एंड लेफ्ट एट्रिया, इवन दो उनके बीच में दीवार है, सेप्टम है, तो भी अपने हार्ट के जो दोनों एट्रिया है वो दोनों एट्रिया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंसिशियम। और सिंसिशियम के फॉर्म में एग्जिस्ट करने के कारण क्या होता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स्ड है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे तो दोनों रिलैक्स होंगे, ठीक है, बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ सिंसिशियम। इसलिए वो कंडीशन आती है कार्डियक साइकिल में कि दोस्ती किसके बीच में है, दोस्ती एट्रिया के बीच में, दोनों एट्रिया की दोस्ती एक दूसरे के साथ, और दोनों वेंट्रिकल्स की दोस्ती एक दूसरे के साथ, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम की दोस्ती, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल की दोस्ती, ऐसा। ठीक है, तो दिस इज द रीजन कि वो जो पहला पॉइंट जो मैंने तुमको बताया था कार्डियक साइकिल का, वैसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है, तो ये उसका रीजन है कि इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंसिशियम। कार्डियक मसल्स के और भी कुछ कैरेक्टर्स है, इनमें स्टेमिना बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने बाइसेप्स के जो मसल्स है
उसके मदद से सपोज तुमने 1 किलो की भी कोई एकदम हल्की सी चीज भी उठाई तो भी तुम उसको कितने देर तक कॉन्ट्रैक्ट करके रख सकते हो। अगर तुम रिपीटेशंस कर रहे हो 1 किलो का डंबल लेके यू आर एक्सरसाइजिंग, ठीक है, तो रिपीटेशन करते जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा तुम कितने रिपीटेशंस कर पाओगे। तो 100, 200, 500, 1000 कभी ना कभी तो रुकना पड़ेगा ना। इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू कीप contracting and relaxing your muscle continuously, repeat वही सेम मूवमेंट। अरे 1 किलो भी छोड़ो, कोई वजन नहीं भी रहा हाथ में तो भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट तुम कितनी देर कर पाओगे, जिंदगी भर तो डेफिनेटली नहीं कर पाओगे, है ना। लेकिन कार्डियक मसल जो है, अपने हार्ट के जो मसल्स है, वो राइट फ्रॉम द बर्थ भी नहीं बोलना चाहिए, राइट फ्रॉम द पॉइंट दैट योर हार्ट इज फॉर्म्ड इन योर मदर्स फिटस, जब तुम इन योर मदर्स वूम्ब, जब तुम एक फिटस होते हो तब तुम्हारे मदर के वूम्ब में जब तुम्हारा हार्ट तैयार होता है, उस समय से लेकर जिंदगी का आखिरी मोमेंट तक हार्ट पंप करते रहता है। तो कार्डियक मसल्स में इतना स्टैमिना कहाँ से है, कार्डियक मसल्स थकते क्यों नहीं है, तो उनकी खासियत है कि वो इनफटीगेबल है, ठीक है। कार्डियक मसल्स जो है वो इनफटीगेबल है, फटीग यानी थकना, इनफटीगेबल मतलब वो थक नहीं सकते। ऐसा क्यों है, तो उनमें एक तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। दूसरी बात, इनका ब्लड सप्लाई बहुत एक्सटेंसिव है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड इनको सप्लाई अच्छे से किया जाएगा। एक भी कार्डियक मसल सेल कभी छूटेगा नहीं ब्लड सप्लाई से, तो ऑक्सीजन उनको मिलते रहेगा और वो C6H12O6 + 6O2 गिव्स अस 6CO2 + 6H2O करते रहेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके इनफटीगेबल। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनका नंबर इज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा, एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई, बहुत ज्यादा इनको ब्लड सप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। ये सब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे तुम लोगों को डिक्टेट करने हैं, लिखवा के देने हैं, तो वो तो खैर मैं लिखवाऊंगा ही तुमको, नो डाउट इन दैट, मतलब स्कैन करके दे दूंगा या फिर, लेकिन अभी इतने ये पॉइंट्स बस याद रखने का अपने को कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट खासियत इसकी जो आज की क्लास में तो नहीं आएगा लेकिन आएगा जरूर, दैट इज क्या बोलना चाहिए, सेल्फ एक्साइटेबल मतलब मसल्स को जो भी कॉन्ट्रैक्शन करना रहता है Ca2+ आएगा ER में से, फिर वो ट्रोपोनिन पे जाकर बैठेगा। किसके ट्रोपोनिन पे जाकर बैठेगा, तो एक्टिन प्रोटीन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है उनके ट्रोपोनिन पे जाके बैठेगा, तो ट्रोपोनिन की मास्किंग एक्शन हटेगी, तो नाउ एक्टिन विल बी रेडी टू गेट बाउंड टू मायोसिन, है ना। तो वो Ca2+ वगैरह निकलने के लिए सबसे पहले उसको मैसेज तो आना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन का, उसको मैसेज देंगे न्यूरॉन्स, किसी भी मसल को, स्मूथ मसल रहे या स्केलेटल मसल रहे। लेकिन हार्ट की खासियत क्या है, मतलब कार्डियक मसल्स की खासियत क्या है कि ये सेल्फ एक्साइटेबल है ना, इनको न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं है, ये खुद ही न्यूरॉन्स की तरह बिहेव करते, खुद ही कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज देते हैं, ठीक है। इसलिए अपना जो हार्ट है उसको मायोजेनिक बोलते हैं, मायो मतलब मसल, जेनिक मतलब टू गिव राइज टू, तो अपना मसल ही अपने मैसेज को तैयार करता है, मैसेज को गिव राइज करता है। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट होने का मसल का मैसेज वो मसल ही जनरेट करता है, मॉडिफाइड मसल रहते हैं कुछ, ठीक है, जो न्यूरॉन की तरह एक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, आज की क्लास में काम नहीं आएगा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अपना हार्ट कैसा है, मायोजेनिक, ठीक है, मायो मतलब मसल, ओके। तो ऐसे ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इतने याद रखा तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना काम हो जाता है, ठीक है, और अपने को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इतने कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखते हुए और वो 2 पॉइंट्स जो तुमको बताए थे, वो 2 पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ, एक्चुअल कार्डियक साइकिल की तरफ। अब कार्डियक साइकिल में क्या होता है
सबसे पहले होगा, हाँ, दो टर्म्स बस याद रख लेना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल और रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल, इतना बस याद रखना, ठीक है। तो सबसे पहले होगा जॉइंट डायस्टोल, सबसे पहले होगा जॉइंट डायस्टोल, ठीक है। छोड़ो, मैं अच्छे से ही लिखता हूँ। एक्चुअली एनसीईआरटी ने इसको लास्ट में बोला हुआ है, पर मेरे को यहीं से एक्सप्लेन करना ज़्यादा आसान लगता है, मेरे को लगता है यहाँ से समझाना ज़्यादा अच्छा है। अल्टीमेटली वो साइकिल है, तो घूम फिर के कहीं पे भी कहीं से भी शुरू करो, वहीं पर एंड होने वाला है। तो मैं इसको ऐसे ही बनाता हूँ, तुम भी ऐसे ही लिखो। क्या करना है अपने को बोर्ड के एग्जाम में जैसे भी लिखना है अपन लिख सकते हैं। अल्टीमेटली साइकिल ही है, कहीं से भी शुरू करो, खत्म वो यहीं पे होगा। जॉइंट डायस्टोल, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, जॉइंट मतलब दोनों का, है ना। इसमें क्या होगा, बोथ, बोथ मतलब बोथ एट्रिया नहीं, हाँ एट्रिया तो रिलैक्स होंगे तो दोनों रिलैक्स होने ही वाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट होने होंगे तो दोनों कॉन्ट्रैक्ट होने ही वाले हैं, ठीक है, क्योंकि सिंसिशियम है तो वो तो अपने को अलग से मेंशन करना ही नहीं है। बोथ का मतलब है एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बोथ, ऐसा बोथ बोल रहा हूं मैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बोथ रिलैक्स, ठीक है। एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। एट्रिया दोनों रिलैक्स है तो इनके अंदर प्रेशर कम रहेगा, ये चीजों को खींचेंगे। वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स है तो इनके ऊपर भी प्रेशर कम रहेगा, ये भी चीजों को खींचेंगे, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ये जब चीजों को खींचेंगे, ये जब चीजों को खींचेंगे तो ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये सिस्टमिक एओर्टा से भी चीजों को खींचेगा, और ये जो है राइट वेंट्रिकल, ये पल्मोनरी आर्टरी से भी चीजों को खींचेगा, ब्लड को खींचेगा, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सेमिलुनर वॉल्व्स लगे हुए हैं, इसलिए इधर से ब्लड खींचकर नहीं आ सकेगा। तो इवन दो उसमें वैक्यूम क्लीनर की तरह वो एक्ट करेगा। वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, वैक्यूम जनरेट होता है, अपन खींचते हैं चीजों को अंदर, तो वैसे इधर क्या कहेंगे अपन, वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण, प्रेशर कम होने के कारण वो वेंट्रिकल्स डेफिनेटली खींचेंगे, लेकिन इधर से जो खींच के आने वाला है उसको कुछ फायदा ही नहीं है क्योंकि इधर वॉल्व्स है। तो और कहीं ओपनिंग है क्या इनमें, तो यस, इनमें यहाँ पर ओपनिंग है एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में, तो एट्रिया से वो चीजों को खींचते जाएंगे, बराबर है। लेकिन एट्रिया खुद भी रिलैक्स्ड है तो एट्रिया खुद भी चीजों को खींच रहा है, तो एट्रिया कहां से खींचेगा, तो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। फिर कैरोटिड वेन का ओपनिंग है ना, इंफीरियर वेना कावा और ट्राइकस्पिड वॉल्व के बीच में होता है, मैंने बताया था। तो ये तीन ओपनिंग्स है, इन तीनों ओपनिंग से वो खींचेगा। उसमें ब्लड रहा तो ब्लड को खींचेगा, पानी रहा तो पानी को खींचेगा, हवा रही तो हवा को खींचेगा। अब ब्लड रहता है ब्लड वेसल्स में, इसलिए ऑफकोर्स ब्लड को खींचेगा। बाकी फिजिक्स को इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि वहां पर ब्लड है कि हवा है कि पानी है। हाँ, पानी रहा तो और अच्छे से खींच पाएगा, फिजिक्स से अलग बात है। क्यों, क्योंकि पानी की विस्कोसिटी कम है तो वो तो और अच्छे से खींच जाएगा, ठीक है। विस्कोसिटी से बस फिजिक्स को फर्क पड़ेगा, बाकी फिजिक्स को उससे कोई मतलब नहीं है। जहर भर के रख दोगे ब्लड वेसल्स में तो जहर को खींचेगा, जो भरा हुआ रहेगा उसको खींचेगा, ठीक है। क्या खींचेगा ये सोचने का ही नहीं, खींचेगा बस, पुलिंग एग्जर्ट कर रहा है, दैट्स इट। अब पता है अपने को सबको ब्लड वेसल्स में ब्लड है तो ब्लड ही खींचने वाला है, वो कुछ सोचने की चीज ही नहीं है, ठीक है। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी की दो ओपनिंग्स, तो लेफ्ट एट्रियम भी पल्मोनरी आर्टरी, मतलब बेसिकली वो खींच रहा है, वो इधर से खींच रहा है कि इधर से खींच रहा है कोई मैटर नहीं करता है। उसके अंदर वैक्यूम है और वैक्यूम हमेशा चीजों को खींचता है,
पर खींचने के लिए उसके पास ओपनिंग्स अनफॉर्चुनेटली इतनी है तो यहीं से खींच सकता है और कहीं से खींच नहीं सकता है। ठीक है, तो राइट एट्रियम कहाँ से खींचेगा? राइट एट्रियम खींचेगा कोरोनरी वेन की ओपनिंग से, इंफीरियर वेना कावा की ओपनिंग से, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग से, और लेफ्ट एट्रियम खींचेगा पल्मोनरी वेन जो है उसके 2 ओपनिंग से, है ना। अब देखो इसमें कुछ मैजिक तो है नहीं, इसमें कुछ मैजिक ही नहीं है। ठीक है, लंग्स जो है, रुको अच्छा डायग्राम बनाता हूं। बराबर वो लेफ्ट एट्रियम में ही क्यों आता है? ऐसा फालतू क्वेश्चन मन में आने को ही नहीं होना। देखो इधर लंग्स है, लंग्स हार्ट के साथ कनेक्टेड है। एक तो ऐसे, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्टेड है। दूसरा वो हार्ट के साथ कनेक्टेड है ऐसे, पल्मोनरी वेन से। 2 चीजों से कनेक्टेड है ना। तो ये भी रिलैक्स्ड है, ये भी रिलैक्स्ड है। ऑफ कोर्स ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, नो डाउट इन दैट। लेकिन इसके खींचने से कुछ होगा ही नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर वॉल्व है, सेम ल्यूनर वॉल्व। तो इधर से ब्लड ऐसा इधर आ ही नहीं सकता, लेकिन इधर से ब्लड इधर तो खींच सकता है। तो यहां जितना ब्लड है वो खींच के आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, है ना। फिर यहाँ का ब्लड तो चलेगा लेफ्ट एट्रियम में, तो ये खाली हो गया, मतलब यहाँ वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। तो इधर कुछ ब्लड होगा तो वो भी ऐसा खींच के आ जाएगा इधर लेफ्ट एट्रियम में। अगर होगा भी कुछ, लंग्स में कुछ ब्लड होगा तो भी वैक्यूम के कारण खींच के आ जाएगा इधर। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, बस बता रहा हूं कि पूरा ब्लड खींच के मजबूरी में इधर ही क्यों आएगा, इधर क्यों नहीं जाएगा लंग्स में से आया हुआ ब्लड? तो इधर वॉल्व है, कैसे बैक फ्लो होगा? नहीं होगा, यहीं पर आना पड़ेगा उसको मजबूरी में। लंग्स कनेक्टेड ही सिर्फ लेफ्ट एट्रियम के साथ है। तो ये ऐसा फालतू क्वेश्चन सोचने का ही नहीं कि लंग्स में से ब्लड बराबर लेफ्ट एट्रियम में ही कैसे आता है, राइट वेंट्रिकल में से ब्लड बराबर लंग्स में ही कैसे जाता है। राइट वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड को इधर जाने के अलावा और कौन सा ऑप्शन है? इधर तो ये तो वॉल्व बंद हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ जा ही नहीं सकता, बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है वॉल्व, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो अलाउ करता है। तो ब्लड को इधर से इधर ही आ सकता है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड को इधर ही जाना पड़ेगा, मजबूरी है, समझो इस चीज को। कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। एकदम बचपन वाला, एकदम 5वीं वाला, 3री वाला, 4थी वाला फालतू लेवल वाला फिजिक्स है इसमें, और कुछ नहीं है। बचकाना एकदम पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, लाइफ का एक्सपीरियंस ही इनफ है ये बताने के लिए कि हाँ बराबर है। अगर किसी चीज को अपन ने प्रेस किया तो उसमें से हवा बाहर निकल जाती है, क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ता है, सिंपल। वैक्यूम क्लीनर, उसमें चीजें खींच के आ जाती है, क्यों? क्योंकि अंदर वैक्यूम है, मतलब प्रेशर कम है, सिंपल है ना। इसमें पहले ब्लड था, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ब्लड गया लंग्स में। अब ज्वाइंट डायस्टोल हो गया, चारों रिलैक्स हो गए। रिलैक्स होने के बाद यहाँ पर वैक्यूम जनरेट हो जाएगा। तो वैक्यूम के कारण लंग्स में इसने जो ब्लड भेजा था वो वैक्यूम के कारण खींच के इसमें आ जाएगा, सिंपल। वैसा ही सभी ऑर्गन से निकलने वाले जो वेन्स है उन्होंने फ्यूज होकर वेना कावा बनाया है। वो वेना कावा का ओपनिंग है इधर, तो ये भी जब रिलैक्स हो जाएगा तो ब्लड खींच के इधर आ जाएगा, कॉमन सेंस है राइट एट्रियम में। पर इसमें कहां से आएगा? इसमें सब वेन्स में से आएगा। वेन्स कहां से निकलेगी? वेन्यूल्स के फ्यूज होने से निकलेगी, से बनेगी। आई मीन वेन्यूल्स क्यों बन रहे हैं? कैपिलरीज के फ्यूज होने से। कौन से कैपिलरीज के फ्यूज होने से? जो टिश्यूज इससे बाहर निकल रही है, उसका नेटवर्क ही वैसा है। इवोल्यूशन ने अरेंजमेंट ही वैसा बनवा के दिया है, कुछ भी उसमें मैजिक नहीं है। तो टिश्यू से निकलने वाला जो ब्लड है उसको राइट एट्रियम में जाने के अलावा और कोई चीज ही उसको कुछ पॉसिबल ही नहीं है, समझे क्या? तुमको अगर रामायण तालाब की तरफ जाने का है, तुम जटपुरा गेट से अंदर घुसे और तुमने लेफ्ट लिया ही नहीं, बातों में आगे निकल गए, बैंगलोर बेकरी की तरफ चले गए। अब तुम क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो क्या? कोई ऑप्शन है क्या तुम्हारे पास? तुमको सीधा सीधा जाके पूरा गोल चक्कर मार के वापिस आना पड़ेगा, क्योंकि वन वे है वो, तुम यू टर्न मार के नहीं घुस सकते। ऐसे तुम घुस जाओगे, है नो, इतना कौन टेंशन लेता है ट्रैफिक रूल्स का।
लेकिन इमेजिन करो कि कोई ईमानदार व्यक्ति है, या वहां पर बेस्ट एग्जांपल पुलिस खड़ा है, सपोज तूने बैंगलोर बेकरी क्रॉस कर लिया और बैंगलोर बेकरी के सामने ही पुलिस खड़ा है। अब तुम यू टर्न भी नहीं ले सकते, रॉन्ग साइड नहीं जा सकते, कुछ नहीं कर सकते। अब तुमको जाना ही पड़ेगा सीधा 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 गांधी चौक, गोल बाजार, गोल घूम के फिर से वापिस आना पड़ेगा जटपुरा पे, है ना, क्योंकि उसका रास्ते का अरेंजमेंट ही वैसा बनाया हुआ है। क्या करोगे तुम लोग? कोई ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट ही वैसा है। तो सेम चीज यहां पर है ना, कुछ ऑप्शन ही नहीं है तुम्हारे पास, अरेंजमेंट ही वैसा है। टिश्यूज से निकलने वाला ब्लड इधर ही जाएगा, लंग्स से ब्लड इधर ही जा सकता है और कोई जा ही नहीं सकता। और क्यों जा रहा है? एक तो इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके कारण ब्लड को फोर्स तो मिला हुआ है ही, ऊपर से ये अभी रिलैक्स हो गया है, तो रिलैक्स हो जाने के कारण ब्लड को खींच भी रहा है। इधर से इसने धक्का दिया और उसके बाद ये रिलैक्स हो गया, रिलैक्स होकर इसने वैक्यूम जनरेट कर लिया, तो इधर से धक्का मिल रहा है, इधर से पुलिंग इफेक्ट हो रहा है, इधर से पुशिंग, इधर से पुलिंग, तो लेफ्ट एट्रियम ब्लड को खींच ले रहा है। लेफ्ट एट्रियम में आ जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिंपल। राइट एट्रियम में आ जा रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिंपल। ठीक है, लेकिन चल क्या रहा है? चल रहा है जॉइंट डायस्टोल। सिर्फ ये दोनों रिलैक्स नहीं है, ये दोनों भी रिलैक्स्ड है। ये दोनों अगर कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहते ना तो ब्लड उतना एफिशिएंटली नीचे नहीं जा पाया रहता, ट्रैप डोर होने के बावजूद भी। ठीक है, लेकिन ये दोनों भी रिलैक्स्ड है, तो इसमें जो ब्लड आ रहा है वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में जा रहा है, इसमें जो ब्लड आ रहा है वो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में जा रहा है। तो एक क्वेश्चन जो अपने मन में आता है कि एट्रिया छोटे और वेंट्रिकल्स बड़े क्यों है? अगर एट्रिया में जो ब्लड आ रहा है वो वेंट्रिकल्स में जा रहा है तो एट्रिया में तो इतना ही ब्लड समा पाएगा, उतना ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा तो वेंट्रिकल्स में भी तो इतना ही ब्लड समा पाएगा। इतनी बची हुई जगह वेंट्रिकल्स की एम्प्टी रहेगी, खाली रहेगी, ऐसा अपने को लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने को ये चीज एकदम अच्छे से ध्यान में रखनी है। कौन सी चीज ध्यान में रखनी है? क्या ध्यान में रखना है कि ब्लड जो इसमें आएगा वो सीधा वेंट्रिकल में चली जाएगा। वो सीधा वेंट्रिकल में क्यों चले जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ट्रैप डोर है। तो जब तक जॉइंट डायस्टोल चल रहा है तब तक एक्चुअली एट्रिया में कुछ ब्लड आ ही नहीं रहा है, वो सीधा जा रहा है वेंट्रिकल में, वो सीधा जा रहा है वेंट्रिकल में। ठीक है, ये क्वेश्चन का भी आंसर देने वाला हूं मैं तुमको कि फिर एट्रिया एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं, आज की क्लास में मिलेगा उसका आंसर। तो सीधा जा रहा है वेंट्रिकल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चल रहा है? सबसे पहले चल रहा है जॉइंट डायस्टोल कार्डियक साइकिल में। ये चलेगा 0.4 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद आएगा एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब, सिस्टोल का मतलब क्या है? सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कौन सा? राइट की लेफ्ट? फालतू क्वेश्चन है क्या? क्या है ये क्वेश्चन है क्या? राइट की लेफ्ट? ऑफकोर्स दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि सिंसिशियम है, दोस्ती है एट्रिया की एक दूसरे के साथ। कॉन्ट्रैक्ट होगा तो दोनों होंगे, रिलैक्स होंगे तो दोनों होंगे, कोई एक हो ही नहीं सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल आयंस जो है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है वो दोनों में स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि बोथ एट्रिया एग्जिस्ट एज अ सिंसिशियम, है ना। एक एट्रियल सिंसिशियम रहता है और एक वेंट्रिकुलर सिंसिशियम रहता है हार्ट में, बराबर। तो एट्रियल सिस्टोल होगा, ये चलेगा 0.1 सेकेंड्स के लिए। अब क्या हो रहा है इस समय? एट्रियल सिस्टोल में क्या हो रहा है? देखो, जॉइंट डायस्टोल में मैंने क्या बोला कि दोनों रिलैक्स, दोनों मतलब दोनों एट्रिया नहीं, दोनों एट्रिया रिलैक्स होंगे तो मतलब रिलैक्स होंगे तो दोनों एक साथ ही रिलैक्स होंगे। एक रिलैक्स हुआ और दूसरा नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। रिलैक्स होंगे तो दोनों होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दोनों होंगे। अभी किस चीज की बात चल रही है? बोथ मतलब एट्रिया वेंट्रिकल्स बोथ रिलैक्स। किसमें? जॉइंट डायस्टोल में। एट्रियल सिस्टोल में क्या होगा? एट्रिया रिलैक्स होंगे। कौन सा? राइट की लेफ्ट? फालतू क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन, थर्ड क्लास क्वेश्चन एकदम।
कोई लॉजिक ही नहीं है उस क्वेश्चन को। एक एट्रियम का भी कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो दोनों होंगे। तो जब मैं एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहा हूं तो ऑफकोर्स दोनों की बात चल रही है, लेकिन इस समय वेंट्रिकल्स अभी भी रिलैक्स्ड ही है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई है, वेंट्रिकल्स आर स्टिल रिलैक्स्ड, वेंट्रिकल्स आर स्टिल रिलैक्स्ड। ठीक है, तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होकर प्रेशर जनरेट किया, लेकिन ये अभी भी रिलैक्स्ड है, मतलब पुलिंग इफेक्ट इनका चल ही रहा है। इन्होंने पुशिंग इफेक्ट दे दिया, लेकिन इनका पुलिंग इफेक्ट अभी भी इंटैक्ट है। तो कुछ ब्लड अगर राइट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम में बचा हुआ होगा तो वो ब्लड वेंट्रिकल्स में चले जाएगा। कहा गया वो, हाँ ये एनसीईआरटी का डेटा है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल्स बाय 30%। एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी हो रहा था तो भी अपने को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, तभी भी ब्लड वेंट्रिकल्स में जा ही रहा था। फिर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन नाम की चीज एग्जिस्ट क्यों करती है कि बचा खुचा कुछ ब्लड होगा, इधर उधर चिपका हुआ कुछ ब्लड होगा, तो वो ब्लड या स्पीड बढ़ाने के लिए, रेट बढ़ाने के लिए, ऐसा सब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन का पर्पस है। 30% से एफिशिएंसी बढ़ती है। और बाप रे बाप, ये यूनिट बहुत अच्छे से ध्यान रखना, परसेंट 30 टाइम्स मत बोल देना कहीं पर, मस्त क्वेश्चन आ सकता है, जबरदस्त फंसा सकता है तुमको। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीजेस द ब्लड फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स बाय, ऑप्शन ए रख देने का 30 टाइम्स, ऑप्शन 4 रखने का 30%। कौन जा रहा ऑप्शन 4 पढ़ने तक? ऑप्शन 1 दिखा 30 टाइम्स, करो मार्क, बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। हो गया -5। 30 टाइम्स नहीं, 30%। 30 टाइम्स बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, 30% से एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, वेंट्रिकल्स अभी भी रिलैक्स्ड है, तो एट्रिया में जो भी बचा खुचा ब्लड है वो चले जाएगा वेंट्रिकल्स में। ठीक है, उन्होंने जो भी ब्लड कलेक्ट किया है, कलेक्टिंग चेंबर है ना वो, तो थोड़ा वो तो वैसे कलेक्ट उन्होंने एज सच किया ही नहीं है। जो भी कलेक्ट कर रहे थे वो जॉइंट डायस्टोल में, वो कलेक्ट हो ही नहीं रहा था, वो तो सीधा वेंट्रिकल्स में ही चले जा रहा था। लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर कहीं वॉल्स पे लगा हुआ है, या वो थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, बूंद बूंद करके जा रहा है। तो बूंद बूंद करके जाने के कारण उसकी जाने का रेट कम है ना, क्योंकि जा तो वो सिर्फ एक ही ओपनिंग से रहा है, लेकिन अंदर तो 3 ओपनिंग से आ रहा है, तो अंदर आने का रेट ज्यादा है, इसलिए थोड़ा कलेक्ट हो सकता है यहाँ पर। तो जो भी कलेक्ट हो गया उसको पट से कॉन्ट्रैक्ट करके ईच एंड एवरी ड्रॉप को भेज दो अंदर, झंझट नहीं रहेगी। तो पूरा का पूरा ब्लड चले जाएगा वेंट्रिकल्स में, पूरा का पूरा ब्लड चले जाएगा वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल्स के अंदर। अब एट्रिया पूरे तरीके से एम्प्टी हो जाएंगे, और क्योंकि पूरा ब्लड चले गया वेंट्रिकल्स में, इसलिए वेंट्रिकल्स का बड़ा रहना जरूरी है। क्योंकि जॉइंट डायस्टोल के वक्त तो वो ब्लड जो ड्रॉप करके जा रहा है वो तो वेंट्रिकल्स में जाता ही है, इधर जो जमा हुआ ब्लड है वो भी वेंट्रिकल्स में चले जाता है। वेंट्रिकल्स की जगह बड़ी रहना, वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा रहना स्वाभाविक चीज है। ठीक है, वेंट्रिकल्स का काम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है ना, पंपिंग चेंबर्स। तो वो ऑफकोर्स क्या करेंगे अभी? तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिक्यूलर कॉन्ट्रैक्शन है ना। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे अपनी कूल भाषा में क्या बोलेंगे, क्या हो तो बोल दिया अपन ने वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, पर अपने को यूज करनी है कूल भाषा, तो अपन बोलेंगे वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण क्या होगा? ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें से ब्लड जाएगा लंग्स के तरफ और इसमें से ब्लड जाएगा टिश्यूज के तरफ, है ना। इस समय एट्रिया क्या करते रहेंगे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त वेंट्रिकल्स तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये तो उसमें लिखा ही है, उसके टर्मिनोलॉजी में ही लिखा है कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वेंट्रिकल्स का छोड़ो, व्हाट अबाउट एट्रियम? एट्रिया क्या करेगा? तो एट्रिया का हो गया ना यार कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया अभी का कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो गया, एट्रिया अभी रिलैक्स हो जाएगा। एट्रिया का सिस्टोल सिर्फ 0.1 सेकंड का ही था, एट्रियल सिस्टोल वाला, उसके बाद वो बस हो गया, रिलैक्स हो गया वो। अभी वेंट्रिकुलर सिस्टोल चल रहा है, अभी वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ये चलेगा 0.3 सेकंड्स के लिए, ये चलेगा 0.3 सेकंड्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? 0.3 सेकंड्स के बाद 0.3 सेकंड्स के बाद अगेन द वेंट्रिकल्स विल रिलैक्स,
है ना। और वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे तब एट्रिया क्या कर रहे थे जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तब वो तो ऑलरेडी रिलैक्स थे भैया। ये देखो, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे एट्रिया तो ऑलरेडी रिलैक्स थे। तो जब वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे तो एट्रिया तो ऑलरेडी रिलैक्स थे ही, मतलब क्या हो जाएगा, जॉइंट डायस्टोल। अगेन जॉइंट डायस्टोल, अगेन जॉइंट डायस्टोल। समझी क्या ये चीज? देखो, पहले जॉइंट डायस्टोल हुआ, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट साइड ने खींचा, टिश्यूज में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड ने खींचा, ठीक है। पर जॉइंट डायस्टोल होने के कारण ये भी रिलैक्स थे तो ब्लड इधर जमा थोड़ी हुआ ऐसा। हाँ, ये ऐसा कॉन्ट्रैक्टेड रहते, इनमें वॉल्यूम ही नहीं रहता तो ब्लड को इधर जमा होना पड़ा रहता, लेकिन ये भी तो रिलैक्सड ही थे तो ब्लड आया सीधा इधर गया, ब्लड आया सीधा इधर गया। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन आने वाले का अब इधर भी पल्मोनरी वेन की 2 ओपनिंग्स है, इधर तो 3 ओपनिंग्स है, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा एंड कोरोनरी वेन। तो आने वाले ब्लड का रेट ज्यादा है, जाने के लिए उसके पास एक ही रास्ता है, तो जाता वो स्लो है कंपैरेटिवली, तो थोड़ा बहुत ब्लड एट्रिया में कलेक्ट हो जाता है, तो उसको फिर क्या करते हैं, एट्रिया सिस्टोल करके बचे खुचे ब्लड को भी अंदर फेंक देते हैं। तो जो बचा खुचा ब्लड रहता है उसके वो भी चले जाता है। तो अपन बोलते हैं कि 30% से एफिशिएंसी बढ़ गई। और उसके बाद फिर वेंट्रिकल्स में ब्लड अपन ने भेजा क्यों, जॉइंट डायस्टोल और एट्रियल सिस्टोल करके, ऐसे ही टाइम पास? ऑफ कोर्स नॉट। उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ भेजने के लिए और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टिश्यूज की तरफ भेजने के लिए, इसलिए तो अपन ने वेंट्रिकल्स में जमा किया ब्लड को। तो अभी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त एट्रिया को क्यों कॉन्ट्रैक्टेड रहना है भाई? वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एट्रिया अपना हो जाएगा रिलैक्स, एट्रिया का काम हो गया, 30% एफिशिएंसी बढ़ाई उसने और अपना खुद हो गया रिलैक्स। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान जो वेंट्रिकल्स ने ब्लड फेंका है वो ब्लड जाएगा लेफ्ट वाले से साइड से जाएगा टिश्यूज में, टिश्यूज से वो अल्टीमेटली कनेक्टेड है एट्रियम से। तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त एट्रिया का रिलैक्स रहने का वो भी एक फायदा है कि ये इसने फेंका हुआ ब्लड सीधा इधर आ भी जाएगा, इसने फेंका हुआ ब्लड सीधा ऐसा घूम के इधर आ भी जाएगा, है ना। ये भी कॉन्ट्रैक्टेड रहे तो टेंशन वाला काम हो जाएगा, फिर तो ब्लड अंदर भी नहीं आ पाएगा। इसका रिलैक्स रहना जरूरी है। और वैसे भी कॉन्ट्रैक्टेड रह के करेगा भी क्या, हो गया उसका कॉन्ट्रैक्शन का काम इधर ही। जो बचा कुचा ब्लड था 30% एफिशिएंसी बढ़ा के भेज दिया उसने वेंट्रिकल्स में। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त एट्रिया रिलैक्स रहेंगे और फिर वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे बाद में कि चलो हो गया, अपने पास जो ब्लड आया था उसको अपन ने पंप कर दिया, अभी फिर से ब्लड लाना पड़ेगा पंप करने के लिए, तो वेंट्रिकल्स भी रिलैक्स होंगे। वेंट्रिकल जब रिलैक्स होंगे कॉन्ट्रैक्शन के बाद, एट्रिया तो ऑलरेडी रिलैक्स्ड है, तो दोनों रिलैक्स्ड, मतलब जॉइंट डायस्टोल हो गया। आगे ना अपन घूम फिर के वहीं पर, साइकिल है, घूम फिर के आना ही था वापस। साइकिल का मतलब ही तो वही है कि जहां से चालू, सर्क्यूलर, जहां से चालू हुआ वहीं पे खत्म होगा, उसी को तो साइकिल बोलते हैं, उसी को तो साइकिल बोलते हैं, है ना। मुद्दा आ रहा है ना अपने को समझ में? तो बात ऐसी है कि एनसीईआरटी ने इसकी शुरुआत एट्रियल सिस्टोल से दी हुई है शायद से, तो मेरे को पढ़ाने को उतना अच्छा नहीं लगता, मेरे को जॉइंट डायस्टोल से पढ़ाने को सही लगता है, तो मैं यहाँ से पढ़ाता हूँ। तुमको यहाँ से लिखना होगा, यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से लिखना होगा, कहीं से भी लिख सकते हो। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर 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 ये आएगा। साइकिल के फॉर्म में चलेगा ना वो, कार्डियक साइकिल है ना वो। मेरे को जॉइंट डायस्टोल से पढ़ाना अच्छा लगता है। जॉइंट डायस्टोल होगा, ब्लड अंदर आएगा, किसमें? वेंट्रिकल्स में, डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में आ रहा है ना, डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में आएगा। तो फिर एट्रिया रिलैक्स क्यों, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? क्योंकि जो भी बचा हुआ कुछ ब्लड होगा अगर एट्रियम में, वो तो चले जाएगा, जो भी कलेक्टेड ब्लड होगा वो भी वेंट्रिकल्स में चले जाएगा। वेंट्रिकल्स को अपन ने इवॉल्व ही क्यों करवाया है, वेंट्रिकल्स एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंबर के कारण, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ना, टाइम पास के लिए थोड़ी प्रेजेंस है उनका। वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड को भेज देंगे, राइट एट्रियम से जाएगा लंग्स की तरफ, लेफ्ट एट्रियम से जाएगा टिश्यूज की तरफ, और फिर रिलैक्स हो जाएंगे। रिलैक्स होंगे तो ये तो ऑलरेडी रिलैक्स थे, जब इसका सिस्टोल चल रहा था तब इसका
डायस्टोल चल रहा था, ये रिलैक्स हो गया था, है ना, स्वाभाविक बात है ना। जैसे JEE मेंस 3-4 दिन चलती है वो, इस साल MHCT तो 1 महीना चलने वाली है। किसी का 28 तारीख को पेपर रहता है, किसी का 29 को रहता है, किसी का 27 को रहता है, ठीक है। 27 को पेपर हुआ इसका, एट्रिया नाम के स्टूडेंट का। फिर 28 को जब वेंट्रिकल का पेपर चल रहा था तो एट्रिया का को टेंशन में रहेगा, इसका तो हो गया, ये रिलैक्स हो जाएगा, अभी इसका काम हो गया ना, इसका पेपर हो गया, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वक्त ये तो रिलैक्स ही रहेगा, एट्रिया का हो गया, एट्रिया रिलैक्स ही रहने वाला है, एट्रियल सिस्टोल के वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स रहने वाला है ना। तो वेंट्रिकल जब रिलैक्स हो जाएगा तो इसका भी पेपर हो गया, इसका भी पेपर हो गया, अब दोनों रिलैक्स, मतलब जॉइंट डायस्टोल। क्या फालतू चीज है, एकदम इजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, अगर कोई बोलेगा कि इसमें डिफिकल्ट है, कंफ्यूजिंग है, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, हो ही नहीं सकता इसमें कुछ कंफ्यूजिंग। अगर दिमाग होगा तो, दिमाग भी नहीं, बहुत ज्यादा दिमाग भी नहीं चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए बस, ठीक है। तो अपना जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स, फिर उसके बाद एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनमें जो स्टोर्ड ब्लड है जमा हो गया है उसको फेंक देंगे वेंट्रिकल्स के पास, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और वेंट्रिकल्स में जो ब्लड आया है उसको टिश्यूज एंड लंग्स के पास रिस्पेक्टिवली भेज देंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। एट्रिया ऑलरेडी रिलैक्स है, चारों रिलैक्स हो जाएंगे तो ब्लड फिर से खींच के हार्ट में आ जाएगा एट्रिया के थ्रू, वाया एट्रिया वेंट्रिकल्स में, तो वेंट्रिकुलर तो जॉइंट डायस्टोल हो जाएगा, है ना। और ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर का चलता है, 0.3 सेकेंड्स का। तो टोटल जो कार्डियक साइकिल है, टोटल कार्डियक साइकिल कितनी देर का चल रहा है, 0.8 सेकेंड्स का। क्या फालतू है। और इस टोटल कार्डियक साइकिल को अगर अपन ने डिवाइड किया कि एट्रिया कितनी देर कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं, तो एट्रिया तो सिर्फ 0.1 सेकेंड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बाकी टाइम वो मस्त रिलैक्स रहते हैं, है ना, बाकी टाइम वो मस्त रिलैक्स रहते हैं। तो एट्रिया का रिलैक्सेशन टाइम कितना हुआ, तो बाकी टाइम वो रिलैक्स रहते हैं, मतलब 0.8 माइनस 0.1, तो 0.7 सेकंड्स के लिए एट्रिया मस्त चिल रहेगा। इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं अपन कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो 0.3 सेकंड्स का है उस समय एट्रिया तो रिलैक्स है, एट्रिया का एग्जाम हो चुका है, एट्रिया का काम हो चुका है, एट्रिया का को कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, फालतू अपनी एनर्जी खर्च करेगा ज्यादा कि एटीपी आ रहेगा, और उसने कॉन्ट्रैक्टेड रहना भी नहीं चाहिए, कॉन्ट्रैक्टेड रहा तो नुकसान है। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होकर जो ब्लड को फेंका है लंग्स के तरफ वो कनेक्टेड है लेफ्ट एट्रियम के साथ, तो कुछ थोड़ा बहुत ब्लड तो 0.3 सेकंड्स के लिए जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 0.3 सेकंड्स के लिए जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उतने समय में थोड़ा बहुत ब्लड तो इधर पहुंचेगा यार। तो इसने उसके लिए रिसेप्टिव रहना चाहिए, वेलकमिंग रहना चाहिए कि आजा आजा, टेंशन मत ले, हूं मैं, रिलैक्स्ड हूं, जगह है मेरे पास, वॉल्यूम है बहुत सारा, प्रेशर कम है, बिंदास था। ये भी कॉन्ट्रैक्टेड रहा तो ब्लड इधर ही जमा हो जाएगा, फिर अंदर नहीं घुस पाएगा। उसने रिलैक्स रहना ही चाहिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तो उस समय। ये जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तब वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स रहना, ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों कर रहे, ताकि वो ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेज सके। तो वेंट्रिकल्स ने वेलकमिंग रहना चाहिए ना, है ना, कि आओ आओ ब्लड आजा, बिंदास आजा, टेंशन मत ले, मैं हूं यहाँ पर, रिलैक्स्ड है, रिलैक्स्ड हूं, मस्त वॉल्यूम है मेरे पास बहुत सारा, प्रेशर एकदम कम है, आजा मैं भी खींचता हूं तेरे को। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तब वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स रहना ही चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अपने दोस्तों को, एट्रिया को, कि हाँ तुम भेजो ब्लड को, हम रिलैक्स है, हम उसको वेलकम करेंगे। वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब एट्रिया ने रिलैक्स रहना ही चाहिए, हेल्प करनी चाहिए अपने वेंट्रिकल दोस्त की कि हाँ तुम भेजो ब्लड को, हम रिलैक्स्ड है, हम कलेक्ट कर लेंगे, तुम भेजो ब्लड को, हम रिलैक्स्ड है, देखो तुम भेजो ब्लड को, हम रिलैक्स्ड है, हम कलेक्ट कर लेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब इसने रिलैक्स रहना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब इसने रिलैक्स रहना, स्वाभाविक चीज है यार, रहना ही चाहिए वैसा।
हाउ इज दैट रॉन्ग? बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए एक दूसरे को। तो जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं तब एट्रिया रिलैक्स रहेंगे। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं 0.3 सेकंड्स के लिए, तो 0.3 सेकंड्स के लिए तो एट्रिया रिलैक्स रहना ही चाहिए। और जॉइंट डायस्टोल में तो दोनों रिलैक्स है ही, तो इसके 0.4 सेकंड्स, तो 0.3 प्लस 0.4 तो टोटल 0.7 सेकंड्स एट्रिया का रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। फिर वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन टाइम, वेंट्रिकल कितनी देर के लिए रिलैक्स, सॉरी पहले कॉन्ट्रैक्शन का देखते हैं, उसी सीक्वेंस में चलते हैं। वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन टाइम कितना है? तो जितना वेंट्रिकुलर सिस्टोल है उतना 0.3 सेकंड्स का, और बाकी टाइम वो मस्त रिलैक्स रहेंगे। बाकी टाइम वो मस्त एकदम रिलैक्स रहेंगे। तो वो रिलैक्स कितनी देर रहेंगे? बाकी टाइम मतलब 0.8 माइनस 0.3 दैट इज 0.5 सेकंड्स के लिए वो रिलैक्स रहेंगे। सीधा सीधा माइनस करके निकाल सकते हो, या ऐसे भी कर सकते हो कि जॉइंट डायस्टोल में तो 0.4 सेकंड्स के लिए वो रिलैक्स्ड है ही, साथ ही साथ एट्रियल सिस्टोल का जो 0.1 सेकंड है उस टाइम पे भी उसने रिलैक्स रहना जरूरी है, दोस्त की मदद करने के लिए। हाँ तुम भेजो ब्लड को, हम इधर कलेक्ट करने को तैयार है, हम इधर रिसीव करने को तैयार है, सपोर्टिंग रहना ही चाहिए। तो वो एडिशनल 0.1 सेकंड्स, तो टोटल 0.5 सेकंड ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ऐसा इंडिविजुअल वाला भी क्वेश्चन आता है कभी कभी, उसमें अपने को अलर्ट रहना है। 0.1, 0.3, 0.4 ये वैल्यूज तो एनसीईआरटी में स्टेट बोर्ड ने दी हुई है, लेकिन जो इंडिविजुअल टाइम है ना रिलैक्सेशन वाला, ये याद नहीं रखना है, आराम से निकाल सकते हैं, आराम से डिराइव कर सकते हैं। बस क्वेश्चन में ध्यान रखने का है कि पूछा क्या है। तो एट्रियल डायस्टोल पूछा टोटल कितना रहेगा, तो 0.7। वेंट्रिकुलर डायस्टोल पूछा टोटल कितना रहेगा, तो 0.5। ठीक है। तो इस प्रकार से एक जीरो 0.8 सेकंड्स में एक साइकिल है ना, तो 60 सेकंड्स में कितने साइकिल? तो आएगा x इधर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 60 इधर जाएगा, तो 60 इंटू 1 तो वो तो 60 ही रहेगा, और ये 0.8 नीचे आ जाएगा। क्या फालतू सामान पढ़ाना पड़ता है, लेकिन इतनी बेसिक चीजों में गलतियां करते हैं बच्चे की, ये सब बताना जरूरी है। तो इट कम्स आउट टू बी 72 टाइम्स। 72 टाइम्स एक मिनट में कार्डियक साइकिल चलेगा। कार्डियक साइकिल एक मिनट में 72 टाइम्स होगा। ठीक है। तो 72 हार्ट बीट्स पर मिनट, ये हो गया हार्ट का रेट। 72 हार्ट बीट्स पर मिनट, ये हो गया हार्ट का रेट, मतलब हार्ट रेट, है ना। और ये अपना पल्स, ये वाली जो आर्टरी है, ये आर्टरी दिख रही है ना, रेडियल आर्टरी है वो, उसको अपन ने हल्का सा ऐसा पुश किया। जनरली लेफ्ट साइड में ही लेते हैं पल्स, तो लेफ्ट साइड में ही लेना तुम लोग भी। उसको हल्का सा पुश करने का तो बीटिंग फील होती है, तो दैट इज नथिंग बट द पल्स। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द पल्स। तो दैट पल्स इज नथिंग बट हार्ट बीट। इधर हार्ट बीट होगा, ब्लड को फेंकेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को टिश्यूज की तरफ भेजेगा, तभी तो तुम्हारे आर्टरीज में ब्लड आएगा ना। तो हार्ट जितनी बार ब्लड को फेंकेगा उतनी बार ब्लड तुम्हारे आर्टरीज में आएगा। बस हार्ट बीट को फील करने के लिए चेस्ट रीजन पे हाथ लगाना पड़ेगा, और पल्स को फील करने के लिए एक तो ब्रेन की तरफ जाने वाली कैरोटिड आर्टरी जो नेक में प्रेजेंट है, या फिर अपनी रेडियल आर्टरी, दो चीजों को अपन पल्स गिनने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो पल्स इज द बीटिंग मतलब बीट होना, फेल्ट इन रेडियल आर्टरी।
अपन खुद भी अपना पल्स देख सकते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट तक अगर तुमने तुम्हारे रीडर आर्टरी की वाइब्रेशंस को, बीटिंग को फील किया, तो कितनी बार तुमको बीटिंग फील होगी? जितनी बार हार्ट बीट हो रही है उतनी बार। बस तुम उसको, है ना, मतलब हार्ट बीट के ही तो करस्पॉन्डिंग रहेगा वो, ऑफकोर्स। बस तुम उसको हार्ट से फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, पल्स से फाइंड आउट कर रहे हो, तो उसको बोलोगे पल्स रेट। बात तो एक ही है, ऐसे ही बस स्कूल टर्म है। पल्स रेट और हार्ट रेट की वैल्यू एक ही रहेगी। अगर ये 72 हार्ट बीट्स पर मिनट है तो पल्स रेट भी तुमको 72 टाइम्स पर मिनट फील होगा। सबके सब ये वीडियो होने के बाद अपना पल्स फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। किसी किसी का बहुत कम आएगा, किसी किसी का बहुत ज्यादा भी आएगा, ऐसा हो सकता है। बहुत डरने की जरूरत नहीं है, ये बस एक आर्बिट्ररी वैल्यू है, चेंज होते रहता है। एक ही पर्सन में दिन में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से भी चेंज होता है, खेलने कूदने से, सोने से, उठ के बैठने से, मेल है कि फीमेल है, बच्चा है कि बड़ा आदमी है, बहुत चीजों से वो मैटर करता है, ठीक है। बच्चों में पल्स रेट ज्यादा रहेगा, हार्ट रेट ज्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू अडल्ट। क्यों? क्योंकि साइज छोटा है, शरीर छोटा है, तो ब्लड हार्ट से निकला, पूरा बॉडी के एंड तक, मतलब पैरों तक गया और घूम के वापस आ गया तुरंत। तो ब्लड तुरंत जाएगा, तुरंत वापस आएगा, ब्लड को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। तो छोटे बच्चों का हार्ट रेट उल्टा ज्यादा रहेगा, ये याद रखना। हार्ट रेट यानी क्या है? पर मिनट कितनी बार हार्ट बीट हो रहा है, ये है ना रेट, है ना, ये पर मिनट है ना। तो ऑफकोर्स छोटे बच्चों में पर मिनट ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा भाई छोटे बच्चों में पर मिनट? ऐसी बात कर रहे हो, स्वाभाविक बात है, पर मिनट तो ज्यादा रहेगा ही, क्योंकि साइज छोटा है उनमें। तो हार्ट ने ब्लड फेंका कि तुरंत ब्लड को ज्यादा कौन सा ऐसा बहुत दूर घूम के आना है, तो छोटा सा ही शरीर है, घूम के तुरंत वापस आना है। समझ में आ रहा है? वैसे ही एनिमल किंगडम के लेवल पे अगर तुम बोलोगे तो चूहे का हार्ट रेट ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ एन एलिफेंट, ठीक है। तो ये हार्ट रेट, पल्स रेट की बात हो गई। अब कल जो क्वेश्चन मैंने तुमको पूछा था, कल या परसों की क्लास में, कि अल्टीमेटली जब एट्रिया में कुछ ब्लड जमा हो ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा तो हो नहीं रहा है कि एट्रिया ने पूरा ब्लड को जमा कर लिया फिर उसको हार्ट के तरफ, वेंट्रिकल की तरफ भेजा, ऐसा तो नहीं हो रहा है। ब्लड तो डायरेक्टली वेंट्रिकल्स में ही आ रहा है, राइट वेंट्रिकल से डायरेक्टली लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल में, थ्रू एट्रियम आ रहा है। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो एक्सेप्टेबल है, वो मैं मान रहा हूं कि थ्रू एट्रियम आ रहा है, लेकिन आ तो डायरेक्टली वेंट्रिकल में ही रहा है ना। थ्रू एट्रियम आ रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो एट्रियम की जरूरत ही क्या है? एट्रियम की जरूरत यह है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो चल रहा है 0.3 सेकेंड्स का, उस समय मैंने तुमको क्या बताया कि एट्रिया रिलैक्स रहते हैं। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के वक्त एट्रिया रिलैक्स रहते हैं। क्यों? अपने दोस्त की मदद करने के लिए कि हाँ तू भेज उसको, ब्लड को टिश्यूज की तरफ या लंग्स की तरफ, हम उसको टिश्यूज से और लंग से जब वो वापस हार्ट में आएगा तो उसको रिसीव करने के लिए हम रेडी है। ये चीज बोला था ना मैंने। अगर एट्रिया नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो कॉन्ट्रैक्शन का काम भी वेंट्रिकल्स को करना पड़ा रहता, और मतलब ब्लड को फेंकने का काम भी वेंट्रिकल्स को करना पड़ा रहता, और जमा करने का काम भी वेंट्रिकल्स को करना पड़ा रहता। इम्पॉसिबल नहीं था, वो पॉसिबल था, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हुआ रहता, वेंट्रिकल्स ने जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करके जो ब्लड फेंका, राइट वेंट्रिकल ने फेंका लंग्स के तरफ, राइट वेंट्रिकल ने फेंका लंग्स के तरफ। अब लंग्स में से पास होके वो आया लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। एट्रियम अगर नहीं रहा रहता तो, अब राइट वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्टेड है तो लेफ्ट वेंट्रिकल भी तो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, क्योंकि वो सिंसिशियम है ना दोनों। तो लंग से जो ब्लड आएगा तुरंत लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, उसको वो रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में रहेगा, ठीक है।
लेकिन लेफ्ट एट्रियम के एग्जिस्टेंस के कारण क्या फायदा हो जाता है कि राइट वेंट्रिकल ने जो ब्लड लंग्स की तरफ फेंका कॉन्ट्रैक्ट करके, वो जब हार्ट की तरफ आ जाता है ब्लड, पहले ही आ जाता है ब्लड, थोड़ा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन खत्म भी नहीं हुआ और ब्लड पहुंच गया वापस हार्ट की तरफ, तो उस समय उस ब्लड को वेलकम करने के लिए लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स पोजीशन में प्रेजेंट रहता है, तो ज़्यादा एफिशिएंटली ब्लड को हार्ट कलेक्ट कर पाता है। इसलिए बस एट्रिया का एग्जिस्टेंस जरूरी है। ठीक है, एफिशिएंसी घटी रहती अगर एट्रिया नहीं रहते तो, बाकी वो 2 वेंट्रिकल्स रह रहते सिर्फ, तो भी इट वॉज पॉसिबल फॉर हार्ट टू एग्जिस्ट। तुम बोलोगे हाँ सर पॉसिबल है ना, फिशेस में रहता है ना? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। फिशेस में ऐसा नहीं रहता है कि सिर्फ 2 वेंट्रिकल्स है, नो, रॉन्ग। फिशेस में एक एट्रियम एक वेंट्रिकल रहता है बस। फिशेस में एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल रहता है बस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है कि अपना जो हार्ट है उसमें जो वेंट्रिकल्स है ना, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान 70 ml ऑफ ब्लड फेंका जाता है बाहर। और एक, ठीक है, इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, की एक स्ट्रोक में कितना ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो एक स्ट्रोक में 70 ml ऑफ ब्लड बाहर निकल रहा है वेंट्रिकल्स में से। ठीक है, कितनी बार वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होने वाले? 1 मिनट में। 1 मिनट में कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट होंगे? तो 72 टाइम्स। तो 1 मिनट में 70 ml इंटू 72 इज इक्वल टू 5040 ml ऑफ ब्लड, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5 लीटर। 40 ml को इग्नोर कर दिया अपन ने, अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर ब्लड 1 मिनट में वेंट्रिकल्स में से बाहर निकलेगा। इसको बोलेंगे कार्डियक आउटपुट। कार्डियक मतलब हार्ट, और उसका आउटपुट 1 मिनट में अपन कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट, सिंपल। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने को कार्डियक साइकिल भी क्लियर है। आई होप हार्ट बीट एंड पल्स, हार्ट रेट एंड पल्स रेट, है ना। छाती पे हाथ लगा के चेक किया तो हार्ट रेट, और रेडियल आर्टरी पे या कैरोटिड आर्टरी पे हाथ लगा के चेक किया तो पल्स रेट, दैट्स इट। कैरोटिड पे तो कोई रखता नहीं है, रिस्ट पे ही करते हैं सब लोग, चेक करेंगे अपना पल्स रेट क्या है तो। ठीक है, लेफ्ट हैंड के रेडियल आर्टरी पे रखने का है, और स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्लियर है एंड कार्डियक आउटपुट भी क्लियर है। तो कल अपन देखेंगे एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट। एक्साइटेबिलिटी ऑफ हार्ट मतलब हार्ट कैसे एक्साइट होता है, और वो जो मायोजेनिक बताया ना हार्ट को, तो कौन से सेल्स है और वो ऐसा क्या करते हैं क्या नहीं करते, सब अपन देखेंगे कल के क्लास में। ठीक है, गुड बाय।